बीजेपी की और जेजेपी की सरकार बनी तब से हर वर्ग के लोग प्रदेश में दुखी हैं। सरकार बनने के बाद किसान अपनी पहली फसल धान की बेचने गया था। वो उम्मीद तो ये करता था कि कोई बोनस मिलेगा, क्योंकि सत्ता में जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने कहा था कि किसान फसल बेचने जाएगा तो 200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बोनस के रूप में किसान को देंगे, लेकिन उसको 300 रुपये क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम के ऊपर उसकी जेब में डाके डले। और जैसे ही धान की फसल बिक गई उसके बाद कोरोना की महामारी शुरू हो गई। उस कोरोना की महामारी में 9 बड़े घोटाले इस सरकार में बैठे लोगों ने किए, जिसमें सरसों का घोटाला हुआ, गेहूं का घोटाला हुआ, उसके बाद शराब माफिया खड़ा किया गया और उसके साथ साथ रजिस्ट्री में घोटाला हुआ। जो सरकारी खरीद हुई मेडिसिन की कोरोना के नाम पर, उसमें 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जो हमने सरकार के सामने विधानसभा में रखा था। किसी एक भी घोटाले की जांच तो कराई, लेकिन सार्वजनिक नहीं करी। उससे एक चीज साफ हो जाती है कि जिन लोगों ने ये घोटाले किए उनके तार सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए थे और उसमें सत्ता से बैठे लोगों के नाम उसमें शामिल हो रहे थे। इसलिए उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाय दबाया गया। उससे हर व्यक्ति जो है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है चाहे सत्ता के साथ कहीं जुड़ा हुआ है, उसको छूट मिल गई तो जो मर्जी करो, कार्रवाई थोड़ी नहीं है। इसलिए आज जो है इस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अगर कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा प्रदेश है, जहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा है वहीं कानून व्यवस्था खत्म हो गई। आज कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अपहरण के, बलात्कार के, चोरी के, डकैती के और गैंगवार के कितने ही केस आज रोजाना हो रहे हैं। पुलिस उन लोगों को संरक्षण देती है जो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग भी अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बेरोजगारी उससे प्रदेश में अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो हरियाणा नंबर 1 पे चला जाएगा। वहीं विपक्ष भी जो है, आज विपक्ष नाम की चीज नहीं है। विपक्ष का लीडर जो है बीजेपी के हाथों की कठपुतली है। बीजेपी जो लिख करके उसके हाथ में पर्ची पकड़ा देती है, उसी को पढ़ देते हैं। दोनों मिलकर के प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं सरकार जो है, जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, जो 7.5 महीने से किसान आज टिकरी के, सिंगू के, गाजीपुर के, शाहजहाँपुर के बॉर्डर पे बैठा है, या उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। वहाँ कहीं विवादित करके उसको खत्म करने की कोशिश में, लेकिन किसान विचलित नहीं होगा किसी कीमत पे।
किसान तो और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा और हर हालत के अंदर की सरकार को किसान की बात को मानना पड़ेगा। जब से चौटाला साहब ये खबर अखबार में छपी, जब से खबर आई कि चौटाला साहब जेल से रिहा हो रहे, तब से जहाँ बीजेपी और जेजेपी में बुखलाहट है, भी कांग्रेसी भी बहुत परेशान है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप बातें अखबारों में कह रहे हैं। चौटाला साहब के आने के बाद जिन लोगों ने चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत जेल पहुंचाया था, लोग उनसे उसका हिसाब मांगेंगे। आज कांग्रेस के लोगों के बयान छपे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि अभय सिंह लोगों को झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं। उन कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहूँगा कि 2007 में प्रदेश में देश में किसकी सरकार थी? वो तो बात 2003 की करते हैं कि 3 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस इसकी जांच सौंपी थी, उसकी इंक्वायरी सौंपी थी कि आप इसकी पड़ताल कर किसी कोर्ट को बताओ कौन लोग जिम्मेवार हैं। 2003 की जो FIR है उसमें चौटाला साहब का कहीं नाम नहीं है, और जब चार्जशीट दाखिल हुई तब भी चौटाला साहब का कहीं कोई नाम नहीं था। 2007 के अंदर एक एडिशनल चार्जशीट दी गई जिसमें 120B में एक षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब का नाम दिया गया। ये कहते हैं हमारे 10 साल में चौटाला साहब के खिलाफ कोई पर्चा ही दर्ज नहीं हुआ। तो 2007 में किसका राज था? एडिशनल चार्जशीट सीबीआई लेके आई थी। आप कहते हो सीबीआई सरकार की कठपुतली है, तो तुम्हारी कठपुतली थी इसका मतलब? ये लोग दोषी हैं। अब ये कहीं अपने आप को लोगों के सामने बचाने के लिए इस किस्म के बयान दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता जो है किसी बात को जल्दी भूलती नहीं। इनका हिसाब हरियाणा की जनता जरूर करेगी, इनको इनके किए की सजा जरूर देगी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ प्रदेश के लोग इंसाफ करेंगे। एक बार चौटाला साहब को फिर से इस प्रदेश की बागडोर सौंप करके इस बात पे मोहर लगाएंगे कि जो दोषी हमने उनको सजा दे दी और आपको फिर हमने वही सम्मान लौटा दिया। कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं, इनके छुट भइयों से नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि वो किसी सार्वजनिक मंच पे आए और आकर के पब्लिकली प्रेस के सामने अपनी बात रखे, वो अपना पक्ष रखे, अपनी बात के, हम अपनी बात खुद से पूछें, लोग फैसला कर देंगे। यूँ तो कई भांड है इनके। भांडे बोल रहे थे हैं जैसे स्वस्थ होंगे तो लोगों के बीच में। आपने मीटिंग नहीं देखी आज? मैं चर्चा नहीं करते। असर उस दिन देखियो आप जिस दिन चौटाला साहब जींद में आएंगे, उस दिन फिर फंक्शन धर्मशाला में नहीं होगा, उस दिन तो कोई बड़ी जगह तय करनी पड़ेगी। इस जींद के अंदर हजारों लोग आएंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वेलकम करने के लिए, क्योंकि जींद उनकी अपनी धरती है। उन्होंने जींद के अंदर है, इसके लिए जो भी तरीका अपनाया जाएगा, पहले कोई
इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आएगा। इलेक्शन कमीशन ने पहले इस किस्म की कोई परमिशन दे रखी है कि नहीं दे रखी है, वो देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर कोई तय होगा। तो मानते कब तक भागेगी सरकार? सरकार अहमदाबाद उपचुनाव से कब तक भागेगी? जितना भागेगी उतना ही लोग तगड़ा इंतजाम करेंगे। ये अफवाह है सर कि बीजेपी ने एक चाल के तहत भाई चौधरी साहब को रिहा किया है, तो इस कांग्रेस का ग्राफ गिराने के लिए बीजेपी ने किया रिहा, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं बीजेपी ने रिहा किया। ये अफवाहें फैल रही है कि बीजेपी ने ना तो चौधरी साहब को बीजेपी रिहा करना चाहती थी, ना जेजेपी करना चाहती थी, ना कांग्रेस ही चाहते थे चौधरी साहब बाहर आए, और ना ही चाहता था केजरीवाल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ रहे हैं। किसी का कोई एहसान नहीं हमारे ऊपर। और आपने कोई अफवाह कहीं सुन ली तो मुझे लगता है गलत लोगों में बैठी होगी आप। उम्मीद करेंगे जो चौटाला साहब की रिहाई में सबसे बड़ी रैली होगी वो दिन में। रैली तो चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पे करेंगे, और उस रैली जब चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस हम मनाएंगे उस दिन आप सबको इनवाइट करेंगे। उस जन्मदिन का, उस सम्मान दिवस का महत्व ही कुछ और होगा। मैं आज वो चीज़ें नहीं आपके सामने अनाउंस करना चाहता, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व होगा।